जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जितने भी अधिवक्ता हैं, उन सपा अधिवक्ता सभा के मंडलीय सम्मेलन का आज यहाँ पर प्रयागराज में आयोजन किया गया। प्रयागराज के शहर पश्चिमी में एक गेस्ट हाउस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन इस खास मौके पर एक बहुत ही मशहूर शख्सियत भी यहाँ आए, जिन्हें हम ज़फ़र याब जिलानी के नाम से जानते हैं। वो इस सम्मेलन में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और प्रमुख वक्ता के रूप में उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। लेकिन उसके बाद अपने बिज़ी शेड्यूल के बाद वो स्थानीय एक बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी हैं तारिक सईद अज्जू साहब, उनके घर पे गए और वहीं पे मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया एवं जानना चाहा ज्वलंत मुद्दों में सबसे ज्वलंत मुद्दा NPR, CAA, NRC के बारे में। तो आप उस इंटरव्यू को देखें और देखें उन्होंने इन ज्वलंत मुद्दों पे क्या कहा। रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ पे एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ख़ास शख्सियत है, या यूँ कहूँ कि एक ऐतिहासिक पुरुष है। इनका क्या नाम है, ये इस परिचय के मोहताज नहीं है। मैं ऐतिहासिक पुरुष क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह क्या है कि जब भी इस देश में बाबरी मस्जिद का नाम लिया जाएगा, बाबरी एक्शन कमेटी का नाम लिया जाएगा, ज़फ़र याब जिलानी साहब का नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र जिलानी साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन रोज़ पहले कश्मीर से रोहिंग्या मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप भेजा गया है। क्या CAA के पहले NPR या NRC लागू होने वाला है? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी एक ट्वीट आया था अभी 3 दिन पहले। उन्होंने भी यही बात कही थी कि NPR NRC का पहला स्टेप है। प्लीज़ इस पर थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जब वो मूवमेंट चल रहा था तो बार बार बीजेपी कंफ्यूज करने की कोशिश करती थी कि भाई वो NRC तो अभी शुरू नहीं हो रहा है, वो NPR से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। तो उस दौरान पार्लियामेंट के कुछ सवाल जवाब पेश किए गए थे, जिसमें हुकूमत के नुमाइंदों ने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई NRC का फर्स्ट स्टेप NPR है। तो इसलिए वो तो फंस गए इसमें। जब आप खुद ही कह चुके हो ये बात कि NPR जो है वो उससे बिल्कुल मिली हुई चीज़ है और NPR NRC का फर्स्ट स्टेप है। तो इन्होंने इस बात को जब लोगों को बहकाना चाहा तो असदुद्दीन ओवैसी ने और कई लोगों ने जो इस तहरीक में शामिल थे, जहाँ पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। NRC तो इनका शुरू करने का बिल्कुल तैयारी है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा वो पैदा कर दिया तो वो सब पीछे रह गए। NRC और CAA सब पीछे रह गए। तो अब उसके बाद उससे बहाल होंगे। तो देखिए, आसाम में भी क्वेश्चन है सिटीजनशिप का और बंगाल में भी है। तब देखते हैं बंगाल के लोग, आसाम के लोगों का क्या रिस्पांस होता है। उसके बाद ही मेरे ख्याल सोचेंगे कि आगे किया जाए कि नहीं। बहुत बड़ी बात कही है जिलानी साहब ने। इनका ये कहना है कि असम का और बंगाल इलेक्शन का रिज़ल्ट तय करेगा कि भविष्य की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे तकरीबन 125 लोगों को डिटेंशन कैंप भेजे गए हैं, इसी तरीके से असम में भी काफ़ी लोग डिटेंशन कैंप में हैं, जिसका कि मीडिया कवरेज भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो आज ही मौका था, तो मैंने सोचा कि सर से ये बातें पूछें और जानना चाहें कि आगे की क्या रणनीति है इन केस बंगाल में, जैसा कि अमित शाह अभी एक रैली में कहे थे कि CAA लागू होने वाला है, उससे माइनॉरिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। देखिए, आसाम में तो लागू होकर फाइनल हो गया है। अब ये जो CAA पास किया है
इनका इरादा था कि उसके ज़रिए से हम उन लोगों को जो मुसलमान नहीं हैं और गैर मुस्लिम हैं तो उनको हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी खुद आसाम वालों ने फेल कर दी। उनका आप हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में तादाद क्यों बढ़ाएंगे, लिहाजा आप यहाँ कर देंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने लटक गया। तो ये मैं नहीं समझता कि आसाम के लोगों ने कोई अपना रुख बदला है। उनका रुख आज भी शायद यही है कि वो किसी को वहाँ सिटीजनशिप देने नहीं देंगे, ना हिंदू ना मुसलमान। तो वो कहते हैं हम आसामी हैं और ये सब बाहर के हैं। तो अगर ये सिटीजनशिप वो वहाँ नहीं दे सके तो जाहिर है इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो और बंगाल में भी एक बड़ा तबका है, कल ही मैं सुन रहा था, जो मछुआरों का है, 3 करोड़ बताए जाते हैं। हाँ। उसमें से 50% तो बंगाली हैं, मतलब वहाँ के बांग्लादेश ये वेस्ट बंगाल के हैं, और 50% वो बंगाली हैं जो बांग्लादेश से कहीं से आए, उनकी भी नागरिकता का मसला पड़ा हुआ है। तब ये उनको देंगे, क्यों नहीं अब तक दे रहे हैं ये? तो ये तो इसके ऊपर इलेक्शन के बाद गालबन सोचेंगे उसके बारे में। जी, कुल मिला के इलेक्शन के क्या रिज़ल्ट होंगे उससे ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये थे ज़फ़र याब जिलानी साहब जो आज प्रयागराज में थे। एडवोकेट्स की समाजवादी पार्टी की कोई संस्था है उसके लिए आए थे, लेकिन मुझे मौका मिला, हमारे बहुत क्लोज़ मेरे दोस्त हैं तारिक सईद अज्जू भाई साहब जो कि समाज सेवी हैं, उनके यहाँ आए थे तो मेरी मुलाकात हो गई। अज्जू भाई ने मेरी मुलाकात कराई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।